सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sorry. Okay, welcome to all. We will continue our lecture, Economic Concepts. This is the third lecture, and hopefully we will complete today. Yesterday we discussed about the price and the quantity output relationship. This relationship between price and quantity tells us if any industry all over the world, any kind of industry, the price of the any product, everybody should know in any industry there are some producing some items or some products. So if the company owner or the general manager or production manager wants to keep the price lowest level, you have to produce more product. जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतनी आप उस प्रोडक्ट की प्राइस कम अज कम रख सकते हैं और दैट विल बी फिजिबल फॉर द इंडस्ट्री टू सेल ऑल द आइटम्स विच दे हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। जितना भी वो प्रोड्यूस कर चुके हैं सबको सेल कर सकते हैं। बट इफ द प्राइस कीप हाई इट मीन प्रोडक्शन इज बीइंग गोइंग टू लोएस्ट लेवल। जितनी भी प्राइस है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है जिसकी वजह से आपको प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ रही है। सो इफ एनीबॉडी in future to join any kind of industry, they will see the all the pressure goes to production department or maintenance department. General manager in any kind of meeting conducted by the general manager or owner of the industry, they always will request you कि please more production. So they want to keep the lowest price. तो जितनी अच्छी प्रोडक्शन होगी, क्योंकि कुछ फिक्स प्राइस हैं जो कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल प्राइसेस हैं, तो फिक्स का तो फिक्स ही रेट चलेगा। जिस तरह आपकी सैलरी, मशीनों की बिजली का बिल, ठीक है जी। और इफ़ द कंपनी इज़ ऑन रेंटेड एरिया और द अदर एरिया, तो अगर आपको रेंट भी पे करना है तो वो फिक्स है। आप प्रोडक्शन करें ना करें, आप यू हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। आपको पे करना ही करना है, बिजली बंदों को सैलरियाँ भी देनी है। तो इफ़ यू वांट टू कीप योर price of the product keep down, you have to produce more. Okay. Design for the environment. Ab, whatever you want in industry, you are belong to maintenance department, you are belong to costing department, you are belong to production department. You always think about the Pakistani atmosphere. The green engineering approach has the following goal. अब हर बंदे को ग्रीन इंजीनियरिंग अप्रोच सोचनी चाहिए। ये ना कि कुछ काम ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि अपने फ़ायदे के लिए, जैसे अक्सर सुनने में आता है कि जी ये साथ वाली जो इंडस्ट्री है उसका गंदा पानी जो है ना वो हमारी पास से गुज़र रहा है और हमें सारी स्मेल आ रही है वटेवर। तो इस काम के लिए अब एक ग्रीन इंजीनियरिंग अप्रोच चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान भी इस पर काफ़ी काम कर रहा है। तो आपने बेसिकली एटमॉस्फेयर को, अपने एनवायरनमेंट को ठीक रखना है। तो हाउ टू इम्प्रूव द प्रिवेंशन ऑफ द वेस्ट। जितनी भी आपकी वेस्ट हो रही है उसको रोकें, रीसाइकल करें, रीयूज़ करें। मेरा ख्याल इस गवर्नमेंट ने शायद कहना शुरू कर दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, या जो भी वेस्ट निकाल रहे हैं। और पिछले दिनों एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एक वेबिनार भी चल रहा था ऑनलाइन जूम में, जिसमें आप वाटर रीयूज प्लांट कैसे लगाते हैं, और शायद किसी ने अटेंड किया हो, मैंने किया था अटेंड, केमिकल इंजीनियर वालों ने दिया था। तो बेसिकली वो था कि जी जो लोग
इंडस्ट्री में पानी वेस्ट कर रहे हैं, उसको कैसे रीयूज किया जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन इंजीनियरिंग अप्रोच। जो भी आप काम करें, जैसे हम अपना घर साफ करके कूड़ा बाहर फेंक दें और इंडस्ट्री का पानी बाहर फेंक दें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शुरू में काफ़ी, आज से 20-30 साल पहले काफ़ी था जब इंडस्ट्री नई नई लगना शुरू हुई है, बट अब लोगों ने अपने प्लान लगाना शुरू कर दिए हैं जो रीयूज हो रहे हैं चीज़ों को। इम्प्रूव मटेरियल सिलेक्शन, अपने काम की खातर कि जी रॉ मटेरियल, इम्प्रूव्ड मटेरियल सिलेक्शन मीन के अपने काम के लिए अब एक रॉ मटेरियल खरीदा है जिसकी प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है उसमें कुछ स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, बट जी वो सस्ता है, हमें रॉ मटेरियल वो सस्ता पड़ता है, फलाना कंपनी से लें, तो लेकिन उसका जो स्मोक जा रहा है बड़ा पैनिक और बड़ा पॉइजन स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। बट इंडस्ट्री वाले जनाब वो वीक मटेरियल सिलेक्शन को ही क्राइटेरिया को अपनाए हुए हैं, इम्प्रूव मटेरियल नहीं ले रहे जी। इम्प्रूव मटेरियल लेंगे तो जी वो महंगा पड़ेगा। तो आप लोगों को एज ए इंजीनियर जो नए लोग अब जाएंगे वो all kind of engineers will have to produce the good engineering design for the environment. So you will always select the improved material जो environment को dirty ना करें। Reuse and recycling of the resources, as I said कि जी आप हर काम को रीयूज करें। जैसे मैं सर्विस शूज में 5 साल मैंने गुजारे, वहाँ पर सोल भी बनता था, वहाँ पर अपर भी बनता था, और दोनों को बाद में तीसरे स्टेप में जाके स्टेप आपस में जोड़ के शू तैयार होता था। सोल, वो सोल तकरीबन 15,000 सोल बना रहे थे पर डे, बहुत सोल बनता था। अब कोई सिंपल अपर भी बना रहा है, मैंने आपको शायद कल बताया था कि 10,000 उसकी कैपेसिटी थी, अब 20,000 हो चुकी है, आज का नहीं मुझे पता। 20,000 सॉरी 10,000 कैपेसिटी थी उसकी। तो 10,000 कैपेसिटी में से 15,000 सोल बनता था, बाकी 5,000 सोल वो वैसे लोकली सेल करते थे। जो लोग सिंपल सिलाई मशीनें रख के और ऊपर वाला जो है वो अपर सी रहे थे, और कुछ लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा थे उन्होंने एक और मशीन होती है जो सोल को और अपर को आपस में जॉइंट करती है। बहरहाल वो कोई और प्राइवेट लोग लगा के बैठे हुए थे। अब सोल 15,000 सोल में से तकरीबन 95% एफिशिएंसी आती थी। जब आप 15,000 का एफिशिएंसी निकालते हैं तो तकरीबन 1500 1800 1200 सोल डेली रिजेक्ट होता था। अब वो सोल फेंकना नहीं है, बहुत बड़ा सोल, अगर आजकल के सोल किसी भी शू को देखें बड़ा जहरीला मटेरियल है। तो एक क्रश मशीन उन्होंने लगाई हुई थी जिसको सोल के अंदर सारे सोल को इकट्ठा करके डेली उसमें फेंक देते थे, और दोबारा वही मटेरियल जो छोटा पाउडर की शक्ल में उसको इतना क्रश करते थे कि वो एक ओरिजिनल मटेरियल बन जाए, क्योंकि सोल को दोबारा रीयूज किया जा सके। और फिर जो एक्चुअल सोल होता था उसमें 80% एक्चुअल सोल का मटेरियल, जो भी पॉलीकार्बोनेट कोई मटेरियल होता था उसमें वो फिर 20% जो क्रश किया हुआ था वो मिक्स करके दोबारा नई मशीनें नया सोल बनता था। तो नया सोल में मिक्सिंग होती थी 20% क्रश किए हुए मटेरियल की जो रिजेक्ट होता था। तो दैट वाज गुड आइडिया कि जी आप इसको वेस्ट ना करें सोल को। हर इंडस्ट्री के अंदर भी, आप पेपर इंडस्ट्री में चले जाएं, कागज जहाँ जहाँ इतना बनता है, हर घर में कागज इस्तेमाल होता है, कॉपियाँ किताबें, वो भी रीयूज करते हैं कि जो पेपर फेल हो जाए या रिजेक्ट हो जाए उसको दोबारा रीप्रोसेसिंग के लिए दोबारा एक उसमें एक, जो लोग पेपर मिल में जाते हैं मैंने देखी हुई है, वो शुरू में
एक लिक्विड सा होता है कागज का। कागज शुरू में बिल्कुल 100% एक लिक्विड होता है और उसमें केमिकल मिले होते हैं, उसके बाद उस आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्राई किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इतना ड्राई हो जाता है कागज तैयार हो जाता है। तो उस लिक्विड में कागज को, और एक मशीन थी कैंची की तरह, उसमें तकरीबन कोई 1000 कैंचियाँ इकट्ठी लगी हुई थी और कागज को काटती थी, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करती थी, जो रिजेक्ट फैब्रिक हो जाता था, और दोबारा उसको उस केमिकल में डाल देते थे, जो मिक्स होकर दोबारा नया कागज बनता था। तो इस तरह रीयूज और रिसाइकलिंग जो है वो अच्छी चीज़ है, बजाय कि कागज रिजेक्ट होकर आप बाहर फेंकते जाएं। और सोल का मैंने आपको बता दिया, टेक्सटाइल में भी कपड़ा भी है, वो भी रीयूज हो जाता है। उसको दोबारा काट के रुई बनाते हैं, रुई बना के दोबारा नए प्रोसेस से धागा बनाते हैं, धागा बना के नया वो कपड़ा बनता है। तो इस तरह जिस जिस इंडस्ट्री में भी जाएं आप, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि डिज़ाइन जो है वो इंजीनियरिंग अप्रोच के साथ है, यानी आपने वेस्टेज नहीं करना। अब इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी है, या ऑल ओवर द इंडस्ट्री इतनी है कि अगर वेस्टेज इकट्ठी करने लग जाए तो ढेरों के ढेर लग जाए, लेकिन लोग उसको रीयूज और रिसाइकलिंग प्रोसेस के तहत उसको दोबारा प्रोसेसिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे, आपको भी इस किस्म का डिज़ाइनिंग जो है वो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ेगी। जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब इकोनॉमिक्स की बातें हो रही हैं, उस इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा टच था एनवायरनमेंट का, वो भी उससे जिक्र आ गया। अब जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन कि आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है प्रोडक्ट की, और सस्ती से सस्ती प्रोड्यूस करनी है। ठीक है जी। इकोनॉमिक का लफ्ज़ कहीं भी आए तो इकोनॉमिक्स मीन कि मैंने मोबाइल लेना है, बड़ा अच्छा लेना है और सस्ता लेना है, जो मेरी पॉकेट इजाज़त दे। ठीक है जी। मैंने लैपटॉप लेना है, आई जस्ट वांट टू बाय सम एनी प्रोडक्ट, तो द क्वालिटी of that product should be high and at the lowest price which I want to buy, and or which my pocket allow me to buy this product. So that is called economic. तो जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन कि वो एनवायरनमेंट में वो टेक्नोलॉजी यूज करें कि आपको एक जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मिल जाए। एनवायरनमेंट का मतलब कि आप ऐसे माहौल में काम करें जो आपको टेक्नोलॉजी की बेस पर, टेक्नोलॉजी की मदद से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपको एक ऐसी मशीन नज़र आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंटरनेट के थ्रू कि जी जो इस प्रोसेस को एक जल्दी भी कर सकती है और इसमें 6 बंदे नहीं भी आएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं करेगी, तो वी शुड बाय इट। आप उसको, उसकी कोटेशन लें, उसकी फिजिबिलिटी बनाएं और उसको डिस्कस करें। तो लोग इस तरह बहुत काम करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज, अब एक और मिसाल है, अब आप लोगों को शायद पता हो, ये पेट्रोल पंप आजकल टच स्क्रीन में आए हुए हैं। वो जस्ट आप पेट्रोल लेने जाए ना, मैं आपको वो सोच के मिसाल देता हूँ कि जो भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट विजिट टू द एनी इंडस्ट्री। मुझे नहीं पता किस इंडस्ट्री के आपके विजिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब मिसाल ऐसी दी जा सकती है जो आप लोग जानते हो, पेट्रोल पंप जाए ना तो वहाँ टच स्क्रीन चल रही है, और आज से 10 से 15 साल पहले शायद आपको पता हो, जो 1 लीटर का वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे जो उसके अंदर लगे हुए थे, वो रोलर फॉर्म में थे। ठीक है जी, किसी को पता होगा शायद। आज भी पुराने पंप हैं कहीं ना कहीं। तो अब अक्सर औकात मुझे याद है पेट्रोल लेते वक्त रोल जाम हो जाता था, तो वो कहते थे जी सर वो मशीन काम नहीं कर रही। अब पेट्रोल पड़ा हुआ है, पेट्रोल होने के बावजूद भी मशीन उसको बाहर नहीं निकाल रही है, और निकाल रही है लेकिन ये है कि पंप चल रहा है लेकिन वो रोलर नहीं चल रहा। अब पंप चली जा रहा है और मीटर नहीं शो कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली
उसका जो ऑनर है उसको नुकसान हो रहा है। अब उसका जो वो बार बार चेक करते हैं निकाल निकाल के, उस पंप का जो नोजल है उसको टैंकी में से निकाल निकाल के देखते हैं कि मीटर भी चल रहा है और पंप भी आ रहा है। और अगर रोलर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो उसका रोलर जो मेजर कर रहा है कि कितना लीटर पेट्रोल चला गया, वो नहीं जा रहा, नहीं चल रहा और पेट्रोल जा रहा है, तो वो फिर कॉन्शियस हो जाते हैं और मशीन को फौरी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब बार बार देखने से मुराद ये है कि उसके पेट्रोल इतना जहरीला है कि उसको आप नोजल के थ्रू बाहर वाले एनवायरनमेंट में नहीं ला सकते। मतलब नोजल शुड बी इनसाइड द, उसको इनसाइड रखना है। इनसाइड क्या कहते हैं उसको, नोजल वो जो पंप का जो गाड़ी या मोटरसाइकिल का जो भी इनटेक है जहाँ से पेट्रोल डाला जाता है, उसको उसके अंदर रखते हैं। अब अगर फ्यू पेट्रोल वैसे ही ओपन, आपको पता है कि ओपन उसको रखा जाए पेट्रोल को, तो वो उसकी वेपोराइजेशन इतनी हाई है कि वो विद इन एन आवर जो है उसको एवापोरेट हो जाता है और पेट्रोल के फ्यूम्स जो है वो आपके सारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो इसलिए उसको, उस पेट्रोल नोजल को मोटरसाइकिल के और गाड़ी के इनसाइड में रखा जाता है ताकि वो फ्यूम्स कम अज कम जो है बाहर आए। तो एनवायरनमेंट को वो ख़राब करते हैं बेसिकली। अब इकोनॉमिकली उनका पेट्रोल भी ज़ाया हो रहा होता है और वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहे होते हैं, इसलिए वो सारी की सारी मशीनें रिप्लेस हो चुकी हुई हैं। अब हर जगह मेरा ख्याल जो ये जो है टच सिस्टम आ चुका हुआ है। और फिर इसका एक कानून भी उन्होंने बनाया था, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने नहीं तो वो उसने यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक छोटा सा कानून पास किया था कि जी ये रोलर वाली मशीनें बंद करें, जी हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, आप टच स्क्रीन लेके आएँ। फिर पूरे पाकिस्तान में ऐसा-ऐसा लोगों ने खरीदना शुरू कर देते हैं। एक इक्का-दुक्का मुझे याद है, अगर मैं गलत ना हूँ, ये नथिया गली जाए ना तो न वहाँ अभी भी ऊपर वाली जगह पर अभी भी वो पुराने पंप लगे हुए हैं। तो वहाँ वैसे ग्रीनरी ज़्यादा है, मरी और नथिया गली में। एक कॉल आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। अच्छा जी, तो अब इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जी आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, बट मीटर नहीं शो कर रहा है, वो पंप वाले को नुकसान है, ओनर को नुकसान है। एनवायरनमेंट का मतलब ये है बार-बार नोजल को निकाल के देख रहा है, उसके फ्यूम्स पेट्रोल के जो है वो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि आग लगने का भी खतरा है और सांस के थ्रू अंदर बॉडी को भी खतरा है। तो आपने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, किसी भी जगह पर जाकर इसको यूज़ की जा सकती है कि जनरल एक इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टच स्क्रीन जो है वो कुछ ऐसी अंदर उसमें सिस्टम है कि आपको बार बार नोजल निकाल के चेक करनी पड़ना पड़ता कि पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा। बहरहाल, द जर्नल economic environment. Economic deals with the interaction between people and wealth, and then engineering is concerned with the cost-effective use of scientific knowledge of benefit humankind. ये वो वाली सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। इकोनॉमिक डील करता है इंटरेक्शन दो दो चीज़ों के दरमियान, आपकी वेल्थ और पीपल के दरमियान। ठीक है ना, हर बंदे को अपनी वेल्थ की बहुत फिक्र है और अगर वेल्थ की फिक्र नहीं होगी तो वो पैसे ज़ाया कर देगा। अदरवाइज हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं ये चीज़ सस्ती से सस्ती खरीद लूँ। आई जस्ट वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट ऑन द चीप प्राइस which the my pocket allows me. And the engineering is concerned with the cost effective use of scientific knowledge. Yes, अगर आपको इंजीनियरिंग इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप ये साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू कोई इस मशीन के थ्रू कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें और ह्यूमन काइंड को बेनिफिट मिले, तो वो और उसका बाद में कोई फ़ायदा हो, तो वी शुड यूज़ एंड वी शुड गो थ्रू दैट। हमें ज़रूर वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे घर में कोई चीज़ खरीदनी हो ना, तो उसके बड़े हिसाब लगा रहे होते हैं। अच्छा यार, ये वॉशिंग मशीन लेनी है, तो घर में मियाँ बीवी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, यार इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं। या मार्केट में भी जाए ना, तो जो दुकानदार है वो आपको काफ़ी वॉशिंग मशीन
डिस्प्ले सेंटर में दिखा रहा होता है, सर जी ये इतने की है, इसकी बॉडी इतनी बड़ी है, इसमें पानी की कैपेसिटी इतनी है और इसका टब बहुत बड़ा है, मतलब तो जो उसको ह्यूमन काइंड को जो बेनिफिट होगा डिफरेंट साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू, वो उस चीज़ को इंजीनियरिंग नॉलेज इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ बाय कर लेगा जो उसको इफेक्टिव लगेगा। हर फैसला इंसान का ऐसे ही होता है, इंडस्ट्री में भी कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते हैं। तो कई दफ़ा काम बहुत जल्दी करना पड़ता है इंडस्ट्री के अंदर, कहते हैं जी मैंने ये 10 मशीनें ले आया हूँ, अब एक-एक मशीन जो स्टिचिंग मशीन है या कोई भी मशीन है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मालिक कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, आप इसको फौरी इंस्टॉल करें और इसको वर्किंग कंडीशन में लेके आएँ। और वो मालिक उधर ही खड़ा हुआ जनरल मैनेजर से पूछता है जी बताएँ कितनी देर में चलेगी? जनरल मैनेजर कहता है जी बुलाओ मेंटेनेंस इंजीनियर वाले को या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाओ। फिर हम उनको बताते हैं जी इंशाल्लाह 2 डेज़ या 3 डेज़ में चल जाएगी। अब उस 2 डेज़ या 3 डेज़ में हम बेशक थोड़ी-सी एक्सपेंसिव चीज़ें लगा के मालिक और जनरल मैनेजर को खुश तो कर देते हैं, बट बाद में उसके बड़े नुकसान होते हैं कि उसका बिल बहुत हाई बन जाता है। शुरू में बेशक आप कोई ऐसी चीज़ जो रिप्लेस की जा सकती हो, एज़ पर अर्ली एज़ पॉसिबल इंस्टॉल तो कर दें, बट अगर कोई रिप्लेस हो सकती है तो उसको उस चीज़ में निकाल के क्योंकि इंसान को और अपनी एफिशिएंसी को भी शो करना होता है कि जी हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ तो मुझे भी एफिशिएंट होना है और काम करके दिखाना है, मैंने अपनी जॉब को भी सेव करना है। तो जो जल्दी काम हो सकता है ठीक है कर दें, बाद में आहिस्ता-आहिस्ता छोटा-छोटा करके उसको रिप्लेस कर दें। कि जी उसमें इकोनॉमिकली जो है कंपनी को नुकसान हो रहा है तो मैं इस चीज़ों को रिप्लेस कर दूँ। बहरहाल उस चीज़ को आप मसलन कोई पाइपलाइन बड़ी एक्सपेंसिव यूज़ कर ली है और आप कहते हैं जी मैं जल्दी लगाने के चक्करों में मैंने ये पाइपलाइन लगा दी है, बट बाद में कोई और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है उस पाइपलाइन को, तो उसको छोटे पाइपलाइन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। प्लेट संडे की छुट्टी होती है, प्लांट मेंटेनेंस अंडर अंडर मेंटेनेंस भी जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम आप उसको रीयूज़ किया जा सकता है। तो बेनिफिट देना चाहिए लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने बड़ों को, अपने घर वालों को। हमेशा ये याद रखें क्योंकि खुदा की ज़ात आपको देख रही होती है, अगर आप लोगों के फ़ायदों के लिए सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको भी फिर उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो कहते हैं जी अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह आपके लिए सोचेगा। यही भी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा होता है, वो कहते हैं जी मैं अपने फ़ायदे के लिए मैं एक इंजीनियर हूँ कि चलो यार मैं लोगों का मुझे कोई गर्ज़ नहीं है, लोगों को नुकसान होता है इस एनवायरनमेंट में तो मैं तो ये चीज़ या ये रॉ मटेरियल ज़रूर खरीदूँगा क्योंकि ये सस्ता है और इससे लोगों के फेफड़े ख़राब होते हैं, साँस ख़राब होता है तो मुझे तो इससे कोई गर्ज़ नहीं है। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो लोग इसकी तरफ आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं, बहरहाल पाकिस्तानी कौम है, क्या किया जाए? बातें फिर वही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने कंज्यूमर गुड हों या प्रोड्यूसर गुड्स हों, अच्छी सर्विसेज दें। अगर एज ए कंज्यूमर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे उसकी अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए। जैसे मैं कोई टीवी लूँ या मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आपको पता है वो कहते हैं जी पहले 2 मिनट ट्यूनिंग फ्री होंगी, या गाड़ी खरीदें तो वो कहते हैं जी 5000 किलोमीटर तक या कोई 2 ट्यूनिंग फ्री हैं। इसी तरह आप कोई अच्छा एलसीडी लेते हैं आजकल तो कहते हैं जी 1 साल तक सर्विस फ्री है। तो कंज्यूमर को उसका फ़ायदा पहुँचाया जाता है कि जो कंज़्यूम करेगा चीज़ें। तो आप कोई कपड़ा खरीदें, आप कोई फूड आइटम खरीदें, जैसे कहते हैं जी आप ये शर्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है सर दिस इज़ अ गुड शर्ट, अगर आप पहली वॉश के बाद ये खराब होती है हमें वापस कर जाएँ। तो हर बंदा अच्छी सर्विसेज़ और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, अच्छी सर्विसेज़ दे रहा होता है। तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द पीपल, क्योंकि सब लोगों ने खुद उस चीज़ को इस्तेमाल करना है एंड टू सैटिस्फाइड देयर वांट्स, और जो वो चाहते हैं कि हम सैटिस्फाइड हो। फूड, क्लॉथिंग, होम्स, कार, टेलीविजन, ये सारे मैंने आपको हेयर कट्स। अब वो कहते हैं जी पहले मेरी मर्जी से कटिंग कर लें, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, बाद में मैं आपकी मर्जी से काट दूंगा। अक्सर जो हेयर कटर होते हैं वो ऐसे कह रहे होते हैं कि मैं आपके बालों का, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर लोगों के बाल काट रहा होता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस देन यू, तो आप मुझे एक दफ़ा काटने दें। मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूँ, या अगर वो बहस हो ना, कहते हैं जी आप मुझे मौका दें, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, मैं कहता हूँ जी ठीक है आप काट के दिखाएँ। अगर वो सैटिस्फाई हैं, तो उसके बाद थोड़ा बहुत उसको कह दिया जी यहाँ से सही कर दो, यहाँ से सही कर दो, बस। तो इसी तरह मेडिकल की इसका ही सर्विसेज़ हैं। अगर कंज़्यूमर गुड चीज़ें लेने के बाद आप उसको सर्विसेज़ नहीं देंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। सपोज़ कोई कहता है जी मैं इस आइंदा के बाद अपनी कोई भी चीज़ जो सेल करूँगा, आई विल नॉट गिव माय सर्विसेज़ टू माय कस्टमर।
तो इट मीन्स कि आप अपनी नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते। कोई भी चीज़ खरीदें, रिप्लेस तो करनी पड़ती है। कोई देखना चीज़ मैं खरीद के गया था जी, ये चीज़ वापस ले लें, या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई तो आप इसको वापस ले लें। अच्छी सर्विसेज से ही लोग एक दूसरे को याद रखते हैं, और आपकी कंज्यूमर गुड्स फिर वो सेल होती रहती हैं। इसी तरह जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनको भी चाहिए कि जब वो चीज़ें, प्रोड्यूसर गुड्स जो दूसरों चीज़ों से इस्तेमाल करते हैं, मशीन टूल है, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, बसेस हैं, फॉर्म मशीनरी है, तो आप प्रोड्यूसर गुड्स वाले भी तो किसी से चीज़ें ले रहे हैं ना। चाहे वो बसेस बना रहे हैं या मशीनरी बड़े-बड़े बना रहे हैं, तो अगर बस किसी को पसंद नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर बसें कोई 100 बसें खरीदती है किसी कंपनी से, तो उनसे वो फिर मुआहदा होता है कि जी ठीक है जी, आपकी हम 100 बसें ले रहे हैं। अगर इफ वी फील सम अनकंफर्टेबल, देन यू विल रिप्लेस टू ऑल काइंड ऑफ बसेस। तो व्हाटएवर द डिसीजन विल टेक, यू हैव टू ओबे इट। तो प्रोड्यूसर वाले भी अच्छी सर्विसेज देते हैं, जो लोग कोई भी मशीनरी या बसें या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कोई फैक्ट्री चीज़ें बना रहे हो। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। लास्ट 2 स्लाइड्स है, मैं इसको विद इन 5 मिनट खत्म करूंगा। अटेंडेंस साथ साथ सारे बच्चे लगा दें। एज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इंक्रीज्ड, देयर विल बी ए लेस डिमांड। जैसे ही देखिए, ये मार्केट के अंदर अगर कोई चीज महंगी होना शुरू हो जाए, इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इंक्रीज्ड, जो बेचने वाली सलाहियत तो बढ़ जाए, यानी जो लोग मार्केट में चीजें बेच रहे हैं, वो अगर प्राइस बढ़ा दें तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, प्राइस अगर ज़्यादा हो तो डिमांड कम होगी। जैसे आपको पी अगर लेफ्ट साइड में ये नज़र आ रहा हो, तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, डिमांड बिल्कुल ना होने के बराबर है। जूं जूं प्राइस कम होती गई, तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये एक जनरल सा कॉम्बिनेशन याद रखें, रेसिप्रोकल है कि इफ़ द डिमांड इज गो अप, then price will go down. If the prices go up, the demand will go down. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, रेसिप्रोकल है। तो अब डिमांड किस तरह बढ़ेगी, डिमांड किसी भी चीज़ की किस तरह बढ़ाई जाए, तो आप कहते हैं जी इसकी प्राइस थोड़ी सी कम करो तो मार्केट में चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक जनरल सा इकोनॉमिक्स का और कॉस्टिंग का रिलेशनशिप है कि अगर किसी भी चीज़ की आप मार्केट में डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड थिंक अबाउट द प्राइस कि इसको हाउ टू इंक्रीज द प्राइस और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस। अगर आप समझते हैं कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, मैं फुलफिल नहीं कर सकता, तो आप उसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, तो उससे लोगों की सकत कम हो जाएगी और आपकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट में आपने बहुत सस्ती सी चीज़ें बेचना शुरू कर दी, तो आप पर लोड आ जाएगा। लोग आपको कहेंगे जी फॉरेन मार्केट में और चीज़ें दें, आपने डिमांड प्राइस इतनी सस्ती रखी हुई है, लोगों की ताकत है, वो सब खरीदना शुरू कर दिया है, तो आप उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। जैसे कोई भी ये जो इलेक्शन वालों दिनों में जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं, या मिठाई वाले जो होते हैं कि जी आज रिजल्ट निकलने हैं, लोगों को मिठाई बांटेंगे, या आज ईद का फंक्शन है, या आज ईद है, तो उस वक्त काफ़ी केक्स के और मिठाई के रेट्स अप हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की बढ़ जाती है। इसलिए वो प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ताकि जो आम दिनों में भी लोग मिठाई और केक खरीदते हैं वो लोग ना आए। तो जिस दिन जो केक 400 रुपये का होता है, ईद वाले दिन वो 600 का पहुंचा होता है। ये आप नोट कीजिएगा। बहरहाल जी, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि अगर प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो डिमांड शुड लो, और इफ़ द प्राइस विल बी लो, द डिमांड विल बी इंक्रीज। हर वक्त हर इंजीनियर, हर इंडस्ट्री में जो मालिक है वो सोच रहा होता है मेरे पास रेवेन्यू कितना आया, द टोटल रेवेन्यू, कि मैंने पैसा कितना अर्न किया। अब टोटल रेवेन्यू का मतलब ये है कि प्राइस कितनी थी और डिमांड कितनी थी। आपने एक चीज़ 100 चीज़ें भेजी एक दिन में बना के, ठीक है, आपने 100 चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री में कोई कोई भी आइटम प्रोड्यूस हो रही है, आपने 100 आइटमें बनाई और उसकी प्राइस आपने 10 रुपये रखी। अब 100 को उसने 100 की 100 सेल कर दी, तो डिमांड मार्केट में 100 की थी, प्राइस आपकी 10 रुपये थी, तो 1000 रुपया उसका आपका आंसर आएगा टोटल रेवेन्यू। यानी मालिक ने टोटल रेवेन्यू एक दिन का कितना कमाया, 1000 रुपीज़। उस 1000 रुपीज़ का मतलब क्या है,
कि उसमें से आप खर्चे भी निकालेंगे, बंदों को सैलरी भी देंगे, रॉ मटेरियल के पैसा भी खरीदेंगे, बाकी जो 10 रुपये बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। दैट इज़ नॉट कॉल्ड प्रॉफिट। रेवेन्यू का मतलब वो होता है कि आप इंडस्ट्री ने 100 चीज़ें बनाई और 100 की 100 सेल कर दी, और वो 100 चीज़ें कितनी की सेल हुई, वो आपके पास जितना पैसा आया, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। उस रेवेन्यू से आपने तमाम एक्सपेंस निकालने हैं, लोगों को सैलरियाँ, बिजली के बिल, कंपनी का किराया निकाल के देना है। देन इफ समवन इज लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, जो आपके पास बचेगा। ठीक है जी। एक मिनट लगाएं, कैमरा ऑन करें, मैं अटेंडेंस ले लूँ फौरी। हरी अब आधे बच्चे तो ऑन करें ना। चैटिंग में लास्ट जो अटेंडेंस लगी है वो 23 की लगी है, इसके बाद कोई नहीं है। चलो ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।